गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रोट 8,000 ईयर्स का सॉल्यूशंस देखेंगे। यदि आपने मेरा चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं उसका आप बिल्कुल मेरे को फीडबैक दें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो यही हम देखेंगे इसका सॉल्यूशंस, पेज नंबर 14 पे हम देखेंगे इसको। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसको इजी वे में जाकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन से, हु वर कंसिडर्ड एज ए फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट में विदेशी किसे कहा जाता था? तो यदि मैं एक बात करूं, इसका आंसर हो जाएगा कि आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो हर एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी नहीं है वो हमारे लिए एक फॉरेनर होगा। बट लेकिन हमसे पूछा गया है इन द पास्ट में कैसे ये फॉरेनर होते थे। तो यदि किसी गांव में आने वाला कोई अजनबी व्यक्ति जो कि वहाँ की क्या हो, सोसाइटी संस्कृति या सोसाइटी समाज या संस्कृति से क्या हो, भिन्न हो, अलग हो, तो उसे वो फॉरेनर या उसका अंग ना हो उसे वो फॉरेनर बोलते थे। कि उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो सिटी डेवलपर्स होते थे, जो शहर का निवासी होता था डेवलपर्स, यानी कि वो यदि गांव का जो वन का जो डेवलपर्स होता था, ठीक है ना, वन डेवलपर्स यानी वन निवासी जो होता था, यदि वहाँ पर जाएगा तो वो उसके लिए क्या होगा, एज ए फॉरेनर्स होगा। ठीक है। और ये जो फॉरेनर कीवर्ड्स हैं हिंदी में इसे परदेसी बोलते हैं, और यही कीवर्ड जो होता था फॉरेनर या अरबी में इसे अजनबी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन से उसका हम सॉल्यूशंस देखेंगे। ट्रू और फॉल्स के बारे में हमें बताना है। सेकंड हमसे बोला गया है क्या, वी डोंट फाइंड इन स्क्रिप्ट फॉर द पीरियड आफ्टर 700 से पहले क्या हमें इनस्क्रिप्ट नहीं मिलते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। सेकंड हमसे पूछा गया है कि जो मराठा होते थे उनकी जो पॉलिटिकल पावर्स होती थी, इंपॉर्टेंस होता था, इस काल में क्या उनकी पॉलिटिक्स पावर स्थापित हुई या उनकी बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ट्रू हो जाएगा। थर्ड हमसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए जो फॉरेस्ट डेवलपर्स होते थे उनसे उनकी क्या ज़मीन जो होती थी उनको बाहर कर दिया करता था, बेदखल उनको ज़मीन के लिए सेपरेटेड जो उनके ज़मीन लैंड होते थे उनको क्या कर देते, बाहर कर देते थे। तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा। फोर्थ है कि जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था उसके जो कंट्रोल था वो असम, मणिपुर या कश्मीर तक था। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि ये जो गयासुद्दीन बलबन था, एक तो ये दिल्ली सल्तनत का था और ये गुलाम वंश का व्यक्ति था। ये जो था इसका जो शासनकाल था ये पूर्व में, यदि मैं पूर्व में बात करूं तो ये पूर्व में बंगाल से लेके तो अफगानिस्तान तक इसका शासन फैला हुआ था। लेकिन जो था इस असम, मणिपुर, कश्मीर में था। तो क्या, तो इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। जो अभिलेखगार हुआ करते थे, ठीक है ना, यानी अचीवर्स आर प्लेस्ड वर, उसमें खाली स्थान क्या रखा जाता था? तो उसमें जो था मेन्यू स्क्रिप्ट्स रखा जाता था, जो पांडुलिपि लिखी जाती थी, कई सारे जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनके जो भुर्ज के ऊपर जो मेन्यू स्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे वो इन अचीवर्स में रखे जाते थे। ठीक है ना, अभिलेखागारों में रखा जाता था। सेकंड हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, वाज ए 14th सेंचुरी कॉलोनियर्स, मतलब जो 14th सेंचुरी का इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयाउद्दीन बर्नी। ठीक है। थर्ड हमसे पूछा गया है हमें क्रॉप्स बतानी, न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करनी है इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल के द्वारा हमें इस उपमहाद्वीप में कौन कौन सी न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई? तो उसमें हो जाएगी पोटैटोज, क्रॉन्स, चिलीज, टी एंड कॉफ़ीज जो होंगी ये हमें न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है। फोर्थ हम क्वेश्चंस देखेंगे। फोर्थ हमसे पूछा गया है हमें लिस्ट बनानी है टेक्नोलॉजिकली, ठीक है, तकनीकी या प्रौद्योगिकी के चेंजेस जो इस काल में हुए हैं, चेंजेस एसोसिएटेड विथ दिस पीरियड, वो बताना है। तो टेक्निकली चेंजेस आपकी इस बुक में जो है वो एक चरखे की व्हील की आपकी
इमेज दी गई है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, परंतु इसका आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट हम बोल देंगे टेक्निकली कहाँ से करते थे। जो पर्शियन जो व्हील्स होते थे वो इरिगेशंस में यूज करते थे। एक चक्रा होता था, उनके ऊपर क्या होता था, एक प्रकार से ऐसा एक गोल चक्रा होता था और इसको घुमाते थे तो यहाँ पर ऐसे खांचे बने होते थे, जिसमें क्या होता था, इसको चलाने से गोल गोल पानी जो होता था बाहर आता जाता था इरिगेशंस के लिए। सेकेंड जो था स्प्रिंग व्हील इन वीवर्स, जो बुनकर होते थे वो भी एक चरखा चलाते थे, जिसकी वजह से वो इजी वे में बुनाई कर सकते थे। और फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट, जो युद्ध होता था, कॉम्बैट मतलब युद्ध, ठीक है। फायर आर्म्स मतलब क्या होता है, जो अग्नि शस्त्र, जिससे मैं बोल दूं हिंदी में, जो हथियार होते थे, जो अग्नि के शस्त्र होते थे, उनमें वे बारूद का भी इस्तेमाल करने का प्रयोग सीख चुके थे इस टाइम ड्यूरेशन में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम आएंगे पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे हमसे फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कौन से धार्मिक जो थे वो डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है, क्या धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी हुई, ठीक है ना। अब इसका हम आंसर देखेंगे, तो मेजर डेवलपमेंट हम देखेंगे इस पीरियड में। फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑकरिंग इन द हिंदूज रिलीजन विच आर द इंक्लूडेड वर्कशिप ऑफ द न्यू ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब इसका मतलब हो जाएगा देवी देवताओं की जो मूर्ति होती थी उसकी पूजा स्नान करने लगे थे। हिंदूज जो थे वो इन देवी देवताओं की पूजा पाठ करने लगे थे। और हिंदू क्या होता है, हिंदू स्टार्टेड द कंस्ट्रक्टेड ऑफ द टेम्पल बाय द रॉयल्टीज, ठीक है। जो भी उनको, जो राजा महाराजाओं की जो होते थे उनको दिखाने के लिए हिंदू ने क्या करा, उन्होंने टेम्पल का निर्माण बनाना या टेम्पल को कंस्ट्रक्टेड करना स्टार्ट कर दिया था हिंदू देवी देवताओं के उस लक्ष्य में। इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण लोग थी उनकी क्या हो गई, पहले तो वो पुरोहित हुआ करते थे, पुरोहित हम उन्हें बोलते थे जो हवन यज्ञ करवाए जाते थे, ठीक है। परंतु क्या होने लग गया, धीरे धीरे इनका इंपोर्टेंस बढ़ने लगा, इनको दान दक्षिणा के चक्कर में इन्हें जमीन देने लग गए, जिससे इनको क्या हुआ, इनको पावर मिलने लग गई, इंपावरमेंट इनका बढ़ गया, ठीक है, इनकी प्रेसाइज ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो इस वजह से इनकी इंपोर्टेंस बढ़ गई, किसकी, ब्राह्मणास की। फोर्थ है, देयर वाज आल्सो इमरजेंसी ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति डेट इज लविंग एंड पर्सनालिटी डेवलिटीज। उन्होंने भक्ति की क्या करी, एक नई कल्पना दे दी, ईश्वर की एक ऐसी परिकल्पना दे दी जिसमें क्या हो, प्रेम या इष्ट देवी देवताओं की पर्सनालिटी डेलेटी, मतलब देवी देवताओं के प्रति क्या हो गया, रूप में की गई एक इष्ट या प्रेम देवी देवताओं के रूप में की गई ईश्वर की कल्पना, जो ईश्वर की कल्पना बोल दूं या ईश्वर की भक्ति में जिसे बोल दूं, ठीक है। फिफ्थ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजियस लाइक इस्लाम अपीयर्स इन द सबकॉन्टिनेंट हु ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान्स, ठीक है। इनके साथ साथ कौन से धर्म की भी बढ़ता गया इंपॉर्टेंस, वो था इस्लाम धर्म, और उनकी वो भी क्या बोलने लग गए, ईश्वर अल्लाह एक है, ठीक है। और उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा था, कुरान, ठीक है, जिसे वो कुरान शरीफ का एक संदेश भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे 6 में क्या हो गया, कई सारे जो थे इस्लामिक विद्वान या क्या हुआ, धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों का भी उल्लेख जो था वो इस्लाम में और उलेमा में इसका संरक्षण देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है कि पिछली कई शताब्दियों में जो हिंदुस्तान जो था, शब्द का अर्थ जो है, हिंदुस्तान का जो शब्द का अर्थ है कैसे चेंज हुआ, चेंज ओवर द सेंचुरीज। तो सेंचुरीज में कैसे ये जो शब्द था ये चेंजेस हुआ है। अब इसका हम आंसर देखेंगे, द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंजिंग ओवर द सेंचुरीज, सेंचुरीज से कैसे टर्म चेंजेस हुए। तो 13वीं सेंचुरीज में कौन था, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज जो इतिहासकार था, कहाँ का था, वो एक पर्शियन का इतिहासकार था। उसने जो था ये हिंदुस्तान कीवर्ड जो था वो पॉलिटिकल सेंस ऑफ द लैंड, एक पॉलिटिकल सेंस के हिसाब से, लैंड के हिसाब से उसने दिया, जो कि दिल्ली सल्तनत को के रूप में दिया। मतलब, और इसका मतलब आप ये समझ ले कि ये जो 13 सेंचुरीज में जो हिंदुस्तान दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो साउथ इंडिया था वो इंक्लूड तो नहीं हुआ। उसमें कौन कौन से हिंदुस्तान से मतलब था, हिंदुस्तान मतलब पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा एंड गंगा यमुना के बीच वाली लैंड की जो जमीन थी उसको उन्होंने हिंदुस्तान बोला। किसने, ये पर्शियन जो इतिहासकार था मिनहाज ए सिराज ने बोला, ठीक है, जो कि कहाँ था, इसका मतलब वो दिल्ली सल्तनत से था।
14 सेंचुरीज में यदि हम अमीर खुसरो की बात करें तो उन्होंने भी हिंद जो कीवर्ड था उसका उपयोग उन्होंने कल्चर और वहाँ के रहने वाले हिंद में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में इस कीवर्ड का प्रयोग किया गया, जिसे उन्होंने हिंद बोला। हिंद के निवासी, वहीं से हम हिंद से हिंदू हो गए। ये आपको आगे चलकर मेरे चैप्टर्स में आपको पता क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम हिंद से हिंदू हो गए। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे। फोर्थ में हमें दिया गया है कि 16 सेंचुरीज में कौन था? बाबर था। उसने सबसे पहले कौन सा कीवर्ड यूज करा? हिंदुस्तान। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकली, उसने किसके लिए क्या डिस्क्राइब किया? ज्योग्राफिकली किस किस के लिए? पशुओं के लिए, पशु पालतू जो जानवर होते थे उनकी आदतों के लिए भी इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया था 16 सेंचुरीज में। देखिए, जो पहले के ज़माने में जो हिंदुस्तान था, ठीक है ना, या जिसे मैं भारत बोलूं, भारत को एक भौगोलिक या सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जाता था। ठीक है, जो वहाँ हिंदुस्तान शब्द में जो राजनीति और जो अपनी राष्ट्र अर्थ नहीं जोड़ते थे, जो हम आज जोड़ पाते हैं, उस टाइम जो था ये हिंदुस्तान जो कीवर्ड था उसमें हम ये चीज़ नहीं जोड़ पाते हैं जो पहले हम जोड़ पाते थे। उसमें जो पॉलिटिकल्स और जो नेशनल मीनिंग थे वो नहीं निकल के आते हैं, जो आज के युग में हिंदुस्तान से पॉलिटिकल और नेशनल युग जुड़कर आते हैं। बट नाउ इज द टर्म यूज टू द नाउ ए डे इन इंडिया। ठीक है, आजकल ये वर्ड समझ में। सेवंथ जो क्वेश्चन है अब हम उसको देखेंगे। सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है कि आखिरकार कैसे इन जातियों को नियंत्रित करते थे, या जातियों का क्या करते थे? जाति के मामले जो थे नियंत्रित किए जाते थे, या अफेयर द जाति रेगुलेटेड। ठीक है, तो कैसे जातियों के मामले जो थे वो नियंत्रित किए जाते थे? तो ये जो जाति होती थी उसमें क्या करते थे, ये जो असेंबली लगाते थे वो कई सारे बूढ़े बुजुर्ग जो स्थानीय वहाँ के निवासी होते थे वो एक सभा बना लेते थे, जिसे उसने बोला जाती है जाति पंचायत। उसमें वो एक प्रकार का कंट्रोल करके रखते थे कि जो भी उन्होंने जो हुक्म सुना दिया या जो जाति के रूल्स रेगुलेशन होते थे वो ही माने जाएंगे। ठीक है ना, जाति फॉर्म्ड देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनके क्या होते थे? इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, और ये जो मैनेज कौन करवाते थे? ये भी जो बुजुर्ग लोग या जो इस जाति पंचायत में होते थे उसमें जो एक मेंबर हुआ करता था, एक हेड मेंबर होता था, वो व्यक्ति जो था ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाता था सबकी सहमति से। ठीक है, और वो ये रूल्स रेगुलेशंस मैनेज कर रखता था। ठीक है, जैसे हम आज के दिनों में सरपंच देखते हैं हर एक गांव के रूप में, वैसा ये जाति के रूप में भी देखने को मिलता था। वहाँ पर भी एक मेन हेड हुआ करता था। जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड द फॉलो ऑफ द रूल्स विलेज गवर्नमेंट बाय द चीफ 10। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक विलेज का जैसे कि सरपंच एक चीफ होता है, वैसे इन जातियों का भी एक मुखिया हुआ करता था। वो इनके रूल्स रेगुलेशंस को कंट्रोल्ड में रखता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन से वो हम देखेंगे, व्हाट डज द टर्म पैन रिलीजनल्स, क्या हो जाएगा? सर्व, जो जिसे बोलेंगे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के बारे से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य जिसे मैं बोलूँ, तो ये जो टर्म है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य मतलब क्या हो जाएगा? एक पत्र जैसे हम बोलते हैं कि जिसे सर्व क्षेत्र, जिसे कोई भी जो एम्पायर्स हो वो मना नहीं कर सके पूरे इंडिया में। तो ये हम देखेंगे कि रिलीजियस वाज द एक्सपेंडेड द लार्ज एरियाज। ठीक है ना, जो बहुत बड़े लार्ज एरियाज में रिलीजियस फैला सके उसे बोला जाता था हम क्या? सर्व क्षेत्रीय एम्पायर्स या पैन रिलीजनस एम्पायर्स जिसे हम बोलते थे। द स्पेरिंग डिवाइजन रिलीजन्स विच आर द एक्सपेंडेड टू ए लार्ज एरिया। ठीक है ना, पूरी इंडिया, जैसे कि डायनेस्टी आप हम देखेंगे कि डायनेस्टी आगे चल के हम पढ़ेंगे, चोल डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक्स एंड मुगल्स। ठीक है ना, ये डायनेस्टीज हम देखेंगे, इन्हों का जो क्षेत्र था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था पूरे इंडिया में, उसे हम बोलेंगे पैन रिलीजियस एम्पायर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन द यूजिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? पांडुलिपि। पांडुलिपि के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन से आखिर की समस्याएं आती हैं, ये हम देखेंगे इस क्वेश्चंस में। तो इसमें हम डिफिकल्टीज देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या इनको मेन जो थी पांडुलिपीज में समस्या आई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 9th का आंसर। डिफिकल्टीज क्या फेस करनी पड़ती थी आखिरकार इतिहासकारों को मैन्यूस्क्रिप्ट्स में? मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते थे? हैंड रिटन होते थे। ये आप एक बहुत अच्छे से आप याद रख लें कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता था वो कैसा होता था? हैंड रिटन होता था, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ क्या होती थी? ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे ये
छाल या बुर्ज के जो छाल होती थी, बुर्ज नाम का एक पेड़ होता है, उसके पत्तों पर लिखा जाता है, जिसमें कई सारे धर्म ग्रंथ टेक्सेस, ठीक है ना, जमीन जायदाद के बारे में उल्लेखनीय आपको जो है वहाँ के शासक कैसा था, वहाँ का मठ मंदिर का व्यक्ति या कौन उसको चलाएगा, इन मेन्यू स्क्रिप्ट्स पे लिखा जाता था। अब ये जो मेन्यू स्क्रिप्ट्स होती थी बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और ये जो मेन्यू स्क्रिप्ट थी ये कहाँ रखा जाता है, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये मेन्यू स्क्रिप्ट्स कहाँ रखी जाती थी, आपके अभिलेखागारों में रखा जाती थी या आर्चिव्स में, वहाँ पर इनको संभाल कर रखा जाया करता था इन मेन्यू स्क्रिप्ट्स में। मेन्यू स्क्रिप्ट्स में अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये समझ गए कि मेन्यू स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या होती थी इनको रखने में, कि क्या होता था, कोई पहले के ज़माने में पेज जो होते थे या जैसे मैं बोलूँ पेपर जिसे हुआ करता था, वो पहले के ज़माने में सस्ता नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता था, हम पेड़ों की छालों पर लिखा करते थे। तो ये जो मेन्यू स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, अब पेपर बहुत महंगा होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसी टाइम ड्यूरेशंस क्या होंगी, पेपर धीरे धीरे आगे के दौर में सस्ता होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता था, पहले जो होते थे वहाँ पर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। आपने ही कई बार क्या करा होगा, दूसरे की या फ्रेंड्स की कॉपी करके आपने लिखा होगा, बट उसमें क्या समस्या पैदा होती थी कि उसके हो सकता है आपको हैंड रिटन आपको क्या हो, कुछ समझ में ना आए कि उसने क्या लिखा है, या कुछ डिफ़िकल्टीज लैंग्वेज लिख देते हैं कई जल्दीबाजी में। तो यहाँ पर भी क्या होता था, सेम डिफ़िकल्टीज हुआ करती थी कि प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी, तो वो क्या करते थे, मेन्यू स्क्रिप्ट एक दूसरे की देखकर लिख देते थे। तो वहाँ पर जो साइन होते थे उस टाइम, जो साइन सिम्बल्स हुआ करते थे, वो कब कहाँ कैसे यूज़ करना है ये उन्हें पता नहीं हुआ करता था। तो वो कुछ भी अपनी हैंड रिटन राइटिंग्स में कुछ भी लिख देते या करते थे, जिस वजह से क्या होता था, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज तो कई सारी हो जाती थी, तो जिससे ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि आखिरकार ओरिजिनल कॉपी कौन सी है एंड पायरेसी कॉपीज कौन सी है। ड्यूरिंग द कॉपी सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग द स्मॉल चेंजेस द वर्ड्स एंड सेंटेंस, थोड़े से भी क्या होते थे, अब जो कॉपी करता था जिसको यदि कीवर्ड समझ में नहीं आते थे, तो वो क्या करता था, वो उस स्मॉल के बारे में कुछ भी, या उस कीवर्ड या उस शब्द के बारे में कुछ भी वो लिख दिया करता था। तो वो उस वजह से हिस्टोरियंस को समझ में या इतिहासकारों को समझ में नहीं आता था। और मेन्यू स्क्रिप्ट जो होता था, जो ऑथर जो होता था, वो रियर फाउंड होते थे, बहुत ही रियर फाइंड। टुडे सो टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्रब्स, ठीक है ना। Historians have the read difficulty manuscript version. Some text engages what are the author had originally writing. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी कि आखिरकार उसको क्या होता था, कई सारे जैसे कॉपीज हो जाती थी, कई सारे ने कॉपी करी, तो उस टाइम क्या होता था, वो ये पहचानने में डिफ़िकल्टीज होता था कि आखिरकार ओरिजिनल उसने कौन सी राइटिंग में लिखा है, क्योंकि क्या कई सारे भ्रम लिख देते थे, कई सारे वर्ड अपने चेंजेस करके लिख देते थे, तो उस लाइनिंग का जो था वो मतलब चेंज हो जाया करता था। तो इसका सॉल्यूशंस का आंसर पूरा यही है। ठीक है, मेन्यू स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती हैं ये भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे टेंथ अब हम देखेंगे, हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू द पीरियड, डू देयर फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। तो इसका आंसर हम देखेंगे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है टेंथ कि जो हिस्टोरियंस होते थे वो डिवाइड द पास्ट द पीरियड, वो जो पीरियड्स होता था हिस्ट्रियंस का, वो कैसे पार्ट्स करता था। डू फेस द एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, इस काल में कोई प्रॉब्लम आया करती थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो क्या होते थे, बड़ी मेजर डिफ़िकल्टीज होती थी, क्योंकि क्या होता था कि पहले के ज़माने में क्या होते थे कि इतिहासकारों के पास केवल टाइम नहीं होता था, केवल घड़ी या कैलेंडर ही नहीं होते थे, नहीं देखते थे, यानी कि क्या बोलें, जैसे हम वर्ष घंटे या माह जो होते थे किस रूप में देखेंगे, उनका नज़रिया क्या था समाज के प्रति, आर्थिक दृष्टि के प्रति, परिवर्तनों को झलकाता है कि आखिरकार क्या क्या परिवर्तन होते थे समाज एंड इकोनॉमिक के फेस में। ठीक है, तो क्या हुआ था, एक हिस्टोरियंस आए थे जो कि अंग्रेज थे, 19वीं सेंचुरीज़ में एक अंग्रेज इतिहासकार आए थे। उन्होंने क्या करा, ये जो हिस्टोरियंस थे या जिसे मैं हिस्ट्री जिसे मैं बोलूँ था, उन्होंने तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था, जैसे कि हिंदू फर्स्ट जिसे मैं बोलूँगा, हिंदू, मुस्लिम एंड अंग्रेज या ब्रिटिशर्स जिसे मैं बोलूँगा, उन्होंने 3 पार्टों में
डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये जो डिवीज़न था ये एक प्रकार से देखा जाए तो धर्म के आधार पर डिपेंडेबल था, ठीक है ना। किसके आधार पे था? रिलीजियस या धर्म के आधार पर डिपेंडेबल था या डिवाइडेड था। लेकिन ये इसमें कोई अर्थव्यवस्था, समाज या संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया होगा क्या इस दौरान? तो ये जो थी ये एक प्रकार से ये जो दृष्टिकोण था जो इन्होंने 19 सेंचुरीज में जो ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये डिवीज़न किया था। तो ये जो डिवीज़न था बिल्कुल ही गलत था। तो अब हम देखेंगे कि जो कई सारे इतिहासकार होते थे इस विभाजन को या इस डिवीज़न को नहीं स्वीकार करते थे, क्योंकि अधिकतर इतिहास क्या होते थे? आर्थिक सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते थे, ठीक है ना। इकोनॉमिकली या समाज सोशली ये डिवीज़न हुआ जाया करता था। कि जैसे हम एंशिएंट टाइम में देखेंगे कि सोशल लाइफ क्या थी, जैसे कि शिकारी जो रहेगा, जैसे कि शिकारी संग्रह करेगा। प्रारंभिक दौर में कृषि कर्मी जो थे शहरों के और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। आप इसी इतिहास में क्या करेंगे? एक मिडेवल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? मिडेवल हिस्ट्री कहेंगे, जिसमें आप कृषि के समाज के विस्तार को समझेंगे, क्षेत्रीय और समाज के उदय को समझेंगे। कभी कभी ग्रामवासियों और क्या हो जाएंगे, वनवासियों की कीमत पर, प्रधानों के धर्म रूप में या धर्म के रूप में, इस्लाम धर्म के विकास के रूप में, या यूरोप से व्यापारी जो कंपनी के आगमन होंगे, विस्तार की जानकारी मिलेगी। ये हमें सब काय में मिलेंगी? हमें मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगी। और ये जो होंगे मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री की हमेशा क्या करते रहेंगे? हम एक दूसरे से तुलना करते रहेंगे। उनकी भौतिक उन्नति और उनकी भौतिक और बौद्धिक जो प्रगति है उससे प्रभाव क्या निकला, और मध्यकालीन के व्यक्ति क्या रूढ़िवादी थे क्या। इस प्रकार से आपको हजारों वर्ष दौरान जो इस महाद्वीप में परिवर्तन आपको कई क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। और कौन सा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था कितनी समृद्ध थी। द स्टडी ऑफ द टाइम मेड हैव द व्हाट इजियर डिवाइडेड द पास्ट इनटू द लार्ज सेगमेंट पीरियड ऑफ विच पोसेस शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। यूरोप के व्यापारी कंपनी को कैसे आरंभ करेगी, ऐसा सब आपको किसमें मिलेगा? आपको जो था मॉडर्न हिस्ट्रीज में मिलेंगी। तो ये कई सारी आपको प्रॉब्लम फेस करने को देखने को वहाँ पर मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।